बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब मौका मिल जाए अपने लोगों के बीच में तो समय कितना भी लग जाए लेकिन अपनी बात पूरी कह लेनी चाहिए। और आज मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूं अपने आप को कि मुझे सुनने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, मुझसे अपनी तकलीफें साझा करने के लिए और मुझ में इस बात का सामर्थ्य देखने के लिए कि मैं आपकी परेशानियों को उस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती हूं। मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद देती हूं और इस बात से शुरुआत करती हूं कि अगर इस देश का किसान उतर जाए 64 लाख खेत खलिहानों में तो 135 करोड़ लोगों के पेट भरने का इंतजाम कर देता है। और अगर इस देश का श्रम, इस देश का मजदूर उतर जाए अपने कांधे पे बोझ लेकर के तो आजाद भारत की वो बुलंद तस्वीर खड़ी कर देता है जिसके नाम पर कॉलर उचका करके आज वाहवाही हमारे देश का प्रधान सेवक लूट रहा है। और जब इस देश का जवान उतर जाए सीमाओं पे तो वो 135 करोड़ की एक जनता की सुरक्षा की गारंटी दे देता है। ये किसान, ये मजदूर, ये जवान इस देश का वो कमेरा है जो इस देश की रीढ़ बनाता है और अपने मेहनत से, अपने संकल्प से, अपने दृढ़ से, अपनी शक्ति से इस देश का खजाना तैयार कर देता है और इस देश की पहचान कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ये तय कर देता है। लेकिन बड़ी अजब विडंबना है कि लगभग 8 दशक की आजादी हमारी हो रही है, लगभग 80 साल की आजादी हमारी हो रही है और इस देश की सरकार की नीति और नियत की वजह से इस देश का किसान अगर आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर है तो उसकी पीढ़ियां आर्थिक तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई आधी छोड़ने को मजबूर है। और इस देश में हर इंसान या बोल लीजिए लगभग 85 करोड़ लोग अपने पेट की भूख मिटाने के लिए 5 किलो मुफ्त का राशन लेने के लिए लाइनों में खड़े होने को मजबूर हैं। क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? क्योंकि आजाद भारत का जो सपना हमको दिखाया गया था उसमें इस बात की गारंटी दी गई थी कि शिक्षा, अवसर और सम्मान सबका होगा बराबर का अधिकार। लेकिन क्या आज शिक्षा, आज अवसर, नौकरी के अवसर, क्या सम्मान सबको बराबरी से मिल रहा है? आप इस बात को सोचिए। और यहां जितने लोग बैठे हैं वो इन परिस्थितियों को रोज झेल रहे हैं और समझ रहे हैं। आप भली भांति इस बात को जानते हैं कि इस आजाद भारत में जो सपना दिखा करके आजादी पाई गई वो सपना आज भी अधूरा है। ये वाजिब सवाल है। सवाल इस देश की सड़कों पे, इस देश के सदन में शिक्षा के लिए उठना चाहिए। इस देश के किसानों के हक और अधिकार और उनकी फैक्ट्री, उनके खेत से निकलने वाली फसल के वाजिब दाम के लिए उठना चाहिए। इस देश में सवाल हमारे पढ़े लिखे नौजवानों की नौकरी के लिए उठना चाहिए। इस देश की आधी आबादी जिसको देवी बना करके पूजने का काम किया जाता है, शिक्षा, सदन, कमाई, रोजगार, यहां तक कि हर जगह उनके सम्मान की हिस्सेदारी के लिए उठना चाहिए। लेकिन क्या ये सवाल उठ रहे हैं? ये सवाल नहीं उठ रहे। और क्यों नहीं उठ रहे? ये सवाल जो इस देश की रीढ़, इस देश के बहुजनों से, इस देश के बहुसंख्यक से जुड़े हुए हैं, ये क्यों नहीं उठ रहे? ये इसलिए नहीं उठ रहे क्योंकि इस देश की सरकार ने तो हम सबको, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम में लगा दिया। आप हिंदू बनो, आप मुसलमान बनो, आप सिख बनो, आप ईसाई बनो, आप कबीरपंथी बनो, आप बौद्ध बनो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। आपका धर्म, आपकी आस्था, आपका विषय। लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां संविधान ने हम सबको बराबरी की ताकत दी
वहां पर सड़कों पे सवाल धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए, वहां सड़कों पे सवाल इस देश के हर बच्चे की शिक्षा के लिए होना चाहिए। वहां इन सड़कों पे सवाल इस देश के हर नागरिक को सुरक्षा और सम्मान के लिए होना चाहिए। वहां सवाल इस देश के हर पढ़े लिखे नौजवान को, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग या किसी भी लिंग का हो, उसको नौकरी क्यों नहीं मिल रही, इस बात का सवाल होना चाहिए। लेकिन वो सवाल इस देश की राजनीति से, इस देश की सड़कों से और इस देश के सदन से गायब है। आज बात पता है क्या होती है? आज बात यह होती है कि अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो क्योंकि हिंदू को बचाना है। तो मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूं कि 700 साल मुगल शासन करके चले गए, तब हिंदू खतरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेज शासन करके चले गए, तब हिंदू खतरे में नहीं था। 65 साल कांग्रेस शासन करके चली गई, तब हिंदू खतरे में नहीं था। अभी जुमा एक दशक पहले ये सरकार में आए हैं और इस देश का हिंदू खतरे में हो गया। ये वो देश है, इस सरहद के देश की सरहदों के अंदर रहने वाले 135 करोड़ लोग वो हैं जो हर धर्म का सम्मान करते हैं और हर धर्म के व्यक्ति का सम्मान करते हैं। सिर्फ अगर धर्म के नाम पर राजनीति ना हो तो आपको देश में वो माहौल देखने को ना मिले जो वर्तमान परिस्थितियों में देखने को मिल रहा है। मैंने आपसे कहा कि वाजिब सवाल सड़कों पे उठना चाहिए बच्चों की शिक्षा का, और इसलिए कहा क्योंकि अगर शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं होती तो इस देश के इतिहास में सबसे विद्वान आदमी जिसने आपको बराबरी से एक अधिकार देते हुए संविधान लिख दिया, उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये नहीं कहा होता कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गर्राएगा भी और ललकारेगा भी जरूर, वो तर्क जरूर करेगा। और इसीलिए वर्तमान सरकार नहीं चाहती कि इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, जो खेत खलिहानों में रहता है, जो सरहद पर खड़ा है, जो बोझा ढोकर के इसका आधार बना रहा है, उसके बच्चे पढ़ लिख पाए, और ना पढ़ लिख पाए इसलिए बता दिया कि तमाम सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो घाटे का सौदा हो गया और 28,000 प्राथमिक विद्यालयों में ताला लगाने का निर्णय आ जाता है। अगर उसके लिए विपक्ष खड़ा होकर के विरोध नहीं करता, अगर तमाम अपना दल के समर्थक सड़कों पे राजधानी में विधानसभा को घेरने का काम नहीं करते और हम जैसे जाने कितने ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता या जिम्मेदार लोग सड़कों पे ना उतरे होते, तो आप विश्वास मानिए 28,000 प्राथमिक विद्यालयों में ताला लग गया होता। और जिस आजाद भारत में आप अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने की सोच रहे होते हैं, वो शिक्षा कभी नहीं मिलती। वो प्राथमिक विद्यालयों पे ताला रुक गया लगने से। उसके बाद जब इनको लगा कि प्राथमिक शिक्षा नहीं रोक पा रहे, तो उन्होंने पता है क्या करा? इन्होंने आपसे आपका इस देश में लागू आरक्षण छीनना काम शुरू कर दिया, BSNL बंद कर दिया, LIC बंद कर दिया और ऐसी तमाम सरकारी संस्थानें बंद कर दी। और आपको बताने का काम किया कि ये सारी सरकारी संस्थानें घाटे का सौदा हो गई हैं, इसलिए बंद कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है और पुनः आपके सामने कह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी CRO की पार्टी है। ये कभी नाक सीधी नहीं पकड़ते, घुमा के पकड़ते हैं। उन सरकारी संस्थानों में आरक्षण के माध्यम से इस देश के दबे पिछले जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो आदिवासी समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, उसको आरक्षण के माध्यम से नौकरी के अवसर मिलते थे। जब इन्होंने तमाम सरकारी संस्थान बंद कर दिए तो अब आरक्षण कहां मांगने जाओगे? ये नाक सीधी नहीं पकड़ रहे, ये आरक्षण सीधे खत्म नहीं कर रहे। जहां आरक्षण लागू होता है ये उन संस्थानों को बंद कर रहे हैं। जब आरक्षण आपको मिलना शुरू हुआ तो आजकल इंटरव्यू में एक नया पेचकस दिया है, NFS, नॉट फाउंड सूटेबल। तो सवाल ये उठता है कि नॉट फाउंड सूटेबल करने का क्राइटेरिया क्या है, मापदंड क्या है? वो आपका बच्चा, वो 15% लोगों का बच्चा जो इंटर में 50% पा रहा है, लेकिन हायर एजुकेशन में जाकर के इंटरव्यूज में वो 60-70 नंबर ले आता है, और हमारे समाज का बच्चा जो इंटर में डिस्टिंक्शन के साथ पास होता है, वो उन हायर एजुकेशन के इंटरव्यू में 2 या 3 नंबर लेकर के NFS करार दे दिया जाता है या इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता है। ये तमाम गुणागणित हो रही है, और जिनके बच्चों के खिलाफ, जिनके वर्तमान और भविष्य के खिलाफ ये तमाम षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो इंसान किस चीज में मस्त है?
किस चीज में व्यस्त है? वो कह रहा है कि हमको खेत में पानी लगाना है, वो कह रहा है कि हमको जानवर का चारा सानी करना है, वो कह रहा है हम आंदोलन में सड़क पे नहीं उतरेंगे क्योंकि हमारे घर में न्योते बहुत है, हमको न्योते रिश्तेदारी में पूरी और लड्डू खाने जाना है। तो जिसका भविष्य और वर्तमान बर्बाद हो रहा है, अगर वही अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खड़े कर रहा है तो कोई हक नहीं बनता आपका कि आप सरकार की तरफ उंगली उठा करके सवाल करें। क्योंकि याद रखिए, जब एक उंगली सरकार की तरफ उठाएंगे तो 4 उंगलियां खुद आपकी तरफ उठी हुई हैं। वो आपसे सवाल पूछ रही हैं कि अगर इतनी कोफ्त है सरकार से तो सड़क पे उतर करके आंदोलन क्यों नहीं करते, अपनी आवाज बुलंद क्यों नहीं करते। आज आपके बीच में जिस अहम मुद्दे को हम लेकर आए हैं वो है यूजीसी क्विटी रेगुलेशन। मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि मेरा समाज जो यहाँ बैठा है और जो मुझे सुन रहा है, अगर मैं हाथ उठा करके आप लोगों से पूछ लूं तो यहाँ अधिकांश 80% से ज्यादा लोग होंगे जो बता नहीं पाएंगे कि यूजीसी क्विटी रेगुलेशन है क्या। तो आप लोग को कम समय में बताने का प्रयास करूंगी। यूजीसी का यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इस देश में 12वीं के बाद हर वो बच्चा जो उच्च शिक्षा के लिए जाएगा, किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज में, किसी महाविद्यालय में, किसी टेक्निकल कोर्स में, किसी प्रोफेशनल कोर्स में, वो कॉलेज का नाम क्या होगा, वो इस देश के किस कोने में बनेगा, कितनी जमीन में इमारत बनेगी, उस इमारत में कितने बाय कितने के कितने कमरे होंगे, उस इमारत में कितने पाठ्यक्रम चलेंगे, उन पाठ्यक्रमों में कौन कौन पढ़ाने जाएगा, उस पाठ्यक्रम में कितने बच्चे दाखिला ले सकेंगे, उस पाठ्यक्रम में कितनी फीस लगेगी, कितनी शुल्क प्रतिपूर्ति मिलेगी, कितनी ज्यादा आपको फीस की वृद्धि मिलेगी, किस प्रकार से पेपर होंगे, किस प्रकार से रिजल्ट निकलेगा। ये तमाम सवालों का जवाब और इन तमाम चीजों का नियंत्रण इस देश की एक सरकारी संस्थान यूजीसी करती है, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। और उसने एक रिपोर्ट जारी करी और उस रिपोर्ट में यह लिखा कि 12वीं के बाद जब दलित, पिछड़ा, आदिवासी या हर किसी वंचित समाज के बच्चे जब 12वीं के बाद शहर जाते हैं महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो जाति के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर, रंग भेद के नाम पर, वो जात पात के नाम पर उनके खिलाफ शोषण होता है। और वो शोषण ऐसा होता है कि पिछले एक दशक में, पिछले 10 वर्षों में ये आंकड़ा 118% बढ़ गया है। ये वही एक दशक है जिस एक दशक में भारतीय जनता पार्टी आपसे आपका वोट मांग के इस देश की सरकार बनने का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आपसे क्या वादा किया था? आपसे वादा किया था कि हमारी सरकार बनाओ तो 15-15 लाख खाते में आएंगे। 15-15 लाख आए? यहां मेरे तमाम किसान भाई बैठे, उन्होंने वादा किया था कि हम सरकार में आए तो किसान की आय दुगनी कर देंगे। जरा हाथ उठा के बताइए कितने किसानों की आय दुगनी हुई। उन्होंने वादा किया था कि हम सरकार में आए तो सबको सम्मान के साथ हर नौजवान को 2 करोड़, इस देश के नौजवान को 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देंगे। वादा किया था कि नहीं किया था? अब जरा मुझे ये बताइए कौन सा वादा पूरा हो गया? मेरी जानकारी में तो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। एक किसान को वादा किया था कि आय दुगनी करेंगे। वो आय दुगनी हुई ना हुई हो, लेकिन इस देश के वंचित वर्ग के बच्चों के खिलाफ यूनिवर्सिटीज और महाविद्यालय में जाति के नाम पर भेदभाव और शोषण 118% बढ़ गया। अब बताइए आप सवाल किससे पूछेंगे? ये बात मैं नहीं कह रही, ये यूजीसी के आंकड़े बोल रहे हैं, जिसको इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकारा है, जिसको इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकारा है, जिसको इस देश की यूजीसी ने स्वीकारा है। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिए कि इस भेदभाव को रोकने के लिए, इस शोषण को रोकने के लिए, जिस शोषण की वजह से वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ने जाते हैं, या तो तंग आकर के अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिसको फोर्स्ड ड्रॉप आउट बोलते हैं,
और या फिर अपनी पढ़ाई तो खत्म नहीं कर पाते लेकिन अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, जिसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स बोलते हैं। आप सभी ने सुना होगा अक्सर टीवी में या सोशल मीडिया में कि गांव का फलाने का बच्चा था, शहर पढ़ने गया था, 2 साल तो बहुत बढ़िया पढ़ा, तीसरे साल पता नहीं क्या हुआ, उसने आत्महत्या कर ली, पता नहीं क्या हुआ, जहर खा लिया। तो जब आप जाते हैं तो प्रशासन आपको समझा देता है कि गांव गरीब कस्बे का बच्चा था, शहर की पढ़ाई झेल नहीं पाया, इसलिए अपनी जिंदगी खत्म कर ली। वो कभी आपको नहीं बताएंगे, वो जो आंकड़े बता रहे हैं वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि गांव गरीब का बच्चा जिसने एक एक रोटी खाने के लिए संघर्ष किया हो, जिसने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के लिए संघर्ष किया हो, वो शहर में आकर के पढ़ाई के बोझ से परेशान होकर के अपनी जिंदगी कभी खत्म नहीं करेगा। वो अपनी जिंदगी तब खत्म कर देता है जब शिक्षा पूरी करने का संकल्प लेकर के, अपनी जिंदगी को बेहतर करने का संकल्प लेकर के वो आता है और शिक्षा के साथ बोनस में थाली में परोस करके उसको जाति के नाम पर शोषण रोज मिलता है। उस घात को, उस अपमान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। तो आपका बच्चा, आपका सयाना बच्चा जिसको आपने 9 महीने अपने गर्भ में रखा है, अपनी कोख में रखा है, उसको आपने किन दुश्वारियों में पाला है, ये एक माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन अगर 12वीं के बाद वही बच्चा अपनी पढ़ाई ना पूरी करके अपनी जिंदगी खत्म कर दे और जब उसकी लाश घर पे आती है तो सपने सिर्फ उस बच्चे के नहीं टूटते, सपने सिर्फ उस परिवार के नहीं टूटते, सपने उस पूरे गांव के टूट जाते हैं जिसने ये संकल्प लिया होता है, जिसने गर्व महसूस किया होता है कि हमारा फलाने का बच्चा अगर कहीं अधिकारी बन गया तो पूरे गांव का नाम रोशन कर देगा। और ये इस भारतीय समाज की खूबसूरती है। अगर गांव का एक बच्चा अधिकारी बनता है तो हम उस बच्चे से अपने आप को जोड़ करके बोलते हैं कि वो फलाना अधिकारी हमारे गांव का है, हमारा भतीज लागत है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये संपूर्ण गांव का गौरव होता है। और जब एक बच्चे की शिक्षा खत्म होती है, जिंदगी खत्म होती है जातिगत भेदभाव के कारण, तो गांव के साथ साथ, परिवार के साथ साथ समाज का सम्मान और उम्मीदें भी खत्म हो जाती हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 यूनिवर्सिटी महाविद्यालयों में जातिगत भेदभाव शोषण पर लगाम लगाने के लिए और समान अधिकार से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये विनियम बनाया गया जिसका नाम है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। लेकिन 13 जनवरी 2026 को भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को सौंप देती है ये विनियम। एक तरफ तो वो ये बात दिखाने का काम करती है कि इस देश के वंचित वर्ग, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो किसी भी शोषित समाज का बच्चा है, उसके खिलाफ शोषण पे रोक हम लगाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ अपने ही लोगों को उकसा करके बोलती है जाओ सड़कों पे तांडव करो, ये विनियम लागू ना होने पर आपने देखा कि महज दो दिन इस देश की राजधानी दिल्ली में वो तांडव होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप नींद से जाग जाता है और विनियम इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा देता है, स्टे लगा देता है। अब जब हम ये मांग कर रहे हैं सड़कों से सदन तक कि यूजीसी पे लगी हुई रोक को हटाया जाए और तमाम यूनिवर्सिटी में लागू किया जाए, तो तमाम लोग हमसे पूछते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो हम हमेशा एक दलील देते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती नहीं देती, लेकिन चुनौती इसलिए दे रही हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इस बार जाग गया तो सुप्रीम कोर्ट तब क्यों नहीं जागा था जब इस देश का अन्नदाता, इस देश का किसान 13 महीने दिल्ली की सड़क पर बैठ करके 3 काले कानून वापस लेने की बात कर रहा था। तब यह सुप्रीम कोर्ट क्यों सोया था? हमने अपने 5000 से ऊपर अन्नदाताओं को उस आंदोलन में खोने का काम किया। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं सवाल इसलिए लगाती हूं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तब क्यों सोया हुआ था जब इस देश का आधार, इस देश को आधार देने वाला वो मजदूर दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाल झंडा लेकर के 10,000 किलोमीटर पैदल चल के आया था और चाहता था कि उसके भी श्रम, उसकी भी जिंदगी, उसके भी परिवारों के अधिकार को सुरक्षित किया जाए। तब ये सुप्रीम कोर्ट नींद से क्यों नहीं जागा था? तो जब इस देश के आधार मजदूर के लिए नहीं जागा, किसान के लिए नहीं जागा, तो 15% मुट्ठी भर लोगों के लिए